हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अलीशा और आप सबका वेलकम है A+S फार्मेसी क्लासेस। सो जैसे आपका सुटिक्स का पेपर बहुत ही पास है तो ऑब्वियसली सुटिक्स के लॉन्ग आंसर्स लेके आई हूं जो आप पढ़ लेंगे यूनिट 1 में। बहुत मतलब इतना पढ़ लेंगे सफिशेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको मैंने इसमें सॉल्व करके वो क्वेश्चंस दे दिए हैं जो यूनिट 1 के हैं, और अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। बेसिकली ये पूछ रहा है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो इंडिया में कैसे आया। तो ये प्रोफेशन R.N. चोपड़ा के द्वारा आया, और अगर ऐसे बात करें तो M.L. श्रॉफ जी के द्वारा भी आया जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हमारे महादेव लाल श्रॉफ सर हैं, उन्होंने पहला स्टेप उठाया है कि इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बनी, जैसे ड्रग एंड कमेटी बैठाई गई, इंक्वायरी कमेटी ने कुछ फॉर्म किया, उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। तो ये सारे एक्ट्स आए उसके बाद। तो अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने डेफिनेशन इसमें दे दी है, एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द फार्मेसी प्रोफेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1932 एंड कम्प्लीटेड 75 ईयर इन 2007। 2007 में 75 ईयर्स हो गए थे फार्मेसी को इंडिया आए हुए। और द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1931, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर R.N. चोपड़ा। डॉक्टर R.N. चोपड़ा के अंडर उन्होंने ये चेयरमैनशिप के उनके अंडर जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी रखी। फार्मासिस्ट रिप्रेजेंट द थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल ग्रुप इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया देयर आर मोर देन 10 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, और जहाँ जो हमारे इंडिया के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द फार्मेसी एक्ट 1948 टू कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज एजुकेशन इन 1948। फार्मेसी एक्ट दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस में दिया था, 1948 में फार्मेसी एक्ट दिया, जो कि प्रोफेशन को और आगे ले जाने के लिए, उसकी इवैल्यूएशन और उसके कंट्रोल के लिए ज़रूरी था। उसके बाद टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एटसेट्रा एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विद रूल 1945 वॉज पास्ड। इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना जो 1945 में पास हुआ था कि किसकी सेल्स कैसी होगी, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग रूल्स बने थे कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट को लेके जो 1945 में बने थे। ये इतना आप लिखेंगे, इसको बड़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा लिख सकते हो कि किसने क्या क्या किया और क्या क्या फील्ड में होता है फार्मेसी से रिलेटेड, तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफाइन प्रेस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन विद वेल लेबल्ड डायग्राम, ऑल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कभी कभी अलग भी आ जाता है और कभी कभी साथ में भी आ जाता है, तो मैंने ऐसी पॉइंट दे दिए हैं, आप इसको डिस्क्राइब वे में लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, ये एक रिटन ऑर्डर होता है, या तो फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनेरियन मतलब जानवरों के डॉक्टर, या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी होगा उसके द्वारा एक रिटन ऑर्डर होता है जो फार्मासिस्ट को दिया जाता है, किसके लिए, कंपाउंड और डिस्पेंस के लिए ड्रग को। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। Prescription is a written order by a physician, dentist, veterinarian or a registered medical practitioners to a pharmacist to compound and dispense a specific drug for patient। इस बेसिकली दो टाइप के प्रेस्क्रिप्शन होते हैं, एक कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन और एक नॉन कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन। कंपाउंडेड मतलब जिसमें आपको बताएं कि कौन कौन सी ड्रग आपको कंपाउंड करनी है, मतलब बनानी है, और नॉन कंपाउंडेड में वो ड्रग्स आती है जो ऑलरेडी पहले से बनी बनाई आपकी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आपको अवेलेबल होती हैं। इसके बाद ये अगर आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, फिजिशियन RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका किससे ताल्लुक होता है, वो होता है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट का किससे होता है, पेशेंट्स का। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट मेंशन्ड बेलो, जिसमें सबसे पहले होता है प्रेस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन। जैसे सबको पता है, सबसे पहले आपका जिस डॉक्टर के पास जाते हो उसका नाम और उसके ऑफिस की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है नंबर के साथ। इसके बाद होता है डेट, आप किस डेट में दवा लेने जा रहे हो, सबसे पहले वो डाला जाता है। फिर पेशेंट की इंफॉर्मेशन आती है, जैसे
नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स और उसका एड्रेस। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक सिंबल होता है आरएक्स का, जो प्रे टू गॉड होता है कि जो हम मेडिसिन लिखने जा रहे हैं वो इसको फायदा करे। नेक्स्ट होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपके जो मेन पार्ट होता है वो इंस्क्रिप्शन ही होता है। इसमें आपकी मेडिसिन जो होती हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखी होती है, कौन सी मेडिसिन आपको देनी है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, जो आपको फार्मासिस्ट डायरेक्शन करता है। मींस इसमें आपका जैसे कि लिखा होता है कि कोई टीडीएस में देनी है, कोई बीडी में देनी, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इसके बाद आता है सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन में मतलब डायरेक्शन फॉर पेशेंट होता है कि क्या क्या आपको कौन सी दवा कब खानी है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मतलब आपका नया पर्चा कब बनेगा या नया ही दवा जो आपको दी जाएगी वो रिन्यूअल डेट क्या है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर, जिन्होंने आपको ये दवा प्रेस्क्राइब किया है उसका सिग्नेचर होता है और रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है, मीन्स अगर 10 मार्क्स में आता है, तो आपको प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन के अंदर भी सब हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होता है। तो वो डॉक्टर का पता या नाम लिखा होता है, इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में। आपको इनकी सब हेडिंग में भी लिखना पड़ेगा। और अगर ये 7 मार्क्स में आता है तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, और अगर 10 मार्क्स में आएगा तो हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में ही पूछेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन अलग पूछ सकता है 7 मार्क्स में। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो जो आपको प्रोसीजर बताया जाता है फार्मासिस्ट को हैंडलिंग का कि कैसे उसको हैंडल करना है, कंपाउंड करना है और डिस्पेंस करना है उस प्रिस्क्रिप्शन को। सबसे पहले क्या होगा, रिसीविंग, मतलब हम उस जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग में क्या करेंगे, हम हर एक लाइन को पढ़ेंगे। और रिसीविंग करने के टाइम हमें ऐसा कभी नहीं दिखाना है कि अरे इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि उसे ये ना पता चले कि आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, या कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देने। जैसे अगर किसी को कोई बहुत डेंजरस डिजीज है तो भी हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि हमें पता है कि उसको बहुत डेंजरस डिजीज़ है। तो हमें बिल्कुल ही नॉर्मल रह के उसकी रिसीविंग करनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट है उसको ऑकवर्ड फील ना हो। जो रीडिंग एंड चेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको एक एक लाइन चेक करनी पड़ेगी कि उसमें क्या उन्होंने लिखा है। और उसके बाद कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद देखना है कि आपको कौन कौन सा मटेरियल कलेक्ट करना है और उसको वेट करना है। तो एक साथ सारा मटेरियल आपको निकाल के लाना है। पहले उसको लेफ्ट साइड रखना है, फिर उसको वे करने के बाद राइट साइड रखना है। फिर कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग आता है, जिसमें आपको वो ड्रग उसके अकॉर्डिंग पैकेज करनी है जैसे डॉक्टर ने बोला है। उसके बाद आपको ये फार्मासिस्ट का रोल होता है कि आप जितना भी आपने बनाया है वो उसको समझाना है कि उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। यही होता है आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन पोसोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, ये मेडिसिन की स्टडी होती है कि कितना डोज अमाउंट का आपको दिया जाएगा। तो पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, लॉजी का मीन्स होता है साइंस, कि कितना आपको देना है उसकी साइंस को क्या कहेंगे, पोसोलॉजी। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ मच मेडिसिन आर डोज्ड। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग एज, क्लाइमेट, वेट, सेक्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द हाउ मेडिसिन आर डोज टू प्रोड्यूस दियर थेरापेटिक इफेक्ट। जैसे हम जानते हैं अगर एक डोज आपकी 5 ग्राम की है तो अगर आप 10 ग्राम खाओगे तो वो एडवर्स इफेक्ट देगी, और अगर आप 3 ग्राम खाओगे तो उतना इफेक्ट नहीं देगी। तो आपका एक एग्जैक्ट डोज दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी होती है। वो किसके अंदर आता है, वो आता है पोसोलॉजी के अंदर। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, यंग फार्मूला, डिलिंग रूल्स, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू 2 मार्क्स। बाकी जो और इम्पॉर्टेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मैं आगे आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। सो आपको जब लिखना है तो फैक्टर अफेक्टिंग द पोसोलॉजी आर डिस्कस्ड बिलो। इसके बाद अगर लॉन्ग में आता है तो आपको एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे एज, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकिफाइलैक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहें तो मैं इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन ऐड किए दे रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, वो शॉर्ट में पूछा जाता है कि वेरियस फार्माकोपिया को आपको बताना है। तो जिसमें आपको सबसे पहले फार्माकोपिया की डेफिनेशन लिखनी है, और जिस भी फार्माकोपिया की आप बात कर रहे हो, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया की तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया इंडियन गवर्नमेंट लिखती है। तो आप एक डेफिनेशन फार्माकोपिया की याद कर लीजिए जो आप अलग अलग फार्माकोपिया में लिख सकते हैं। तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड Poia means to make. It is a legal and official book issued by recognized authority usually appointed by government of each country. जिस कंट्री की वो बुक होती है उसी कंट्री जो है गवर्नमेंट अलाउड करता है इस बुक को। लिस्ट ऑफ वेरियस फार्माकोपिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, इजिप्शियन, यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, तुर्किश, नेदरलैंड एटसेट्रा बहुत सारी हैं। मतलब बेसिकली सारी सिटीज़ की, सारी कंट्रीज़ की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग में नहीं आएगा, इतना लिख देंगे आप, सफिशिएंट है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये बहुत बार आता है और डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी पूछता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म भी पूछ लेता है, और डोजेस फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन है मैं फ्लो चार्ट में बता दे रही हूँ, बहुत ईजी रहेगा। बस आप इतना फ्लो चार्ट बना दीजिए और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा उसको। आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म दो टाइप का होता है, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वो प्रिपरेशंस होती है जिसमें ओनली वन फेज इन्वॉल्व होता है, और इनमें भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल यूज, एक एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज जो आपका जीआईटी को क्रॉस करे, एक्सटर्नल मतलब आपकी बाहरी त्वचा पे रहे। तो इंटरनल यूज के लिए आपके कौन कौन से आते हैं, सिरप, मिक्सचर, लिंक्टर्स, एलिक्सर एंड पैरासिटामोल प्रिपरेशन एटसेट्रा। एक्सटर्नल यूज में गार्गल, माउथ वॉशेस, नेजल ड्रॉप, लोशन एंड आई ड्रॉप्स एंड ईयर ड्रॉप्स। एंड इसके बाद जो आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो होता है बेसिकली आपके जो बाईफेजिक डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो दोनों पूर्णतः रूप से एक दूसरे में नहीं मिलता है। और ये इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है इमल्शन। अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट तो वो सस्पेंशन हुआ, और अगर आप टू इमिसिबल लिक्विड को विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या हुआ, इमल्शन। यही आपका होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये आपको सब एक एक चीज़ें डिस्क्राइब करके लिखनी पड़ेंगी। बेसिकली ये 7 नंबर में पूछा जाता है। और अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पेशेंट के लिए अच्छी होती है जिनको ट्रबल होता है स्वेलिंग उनको निगलने में, मतलब दवा जो सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं खा पाते हैं। उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर होता है सॉलिड के अकॉर्डिंग, और फ्लेक्सिबल अचीविंग प्रॉपर डोजेस फॉर्म जो है मेडिकेशन में फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इनकी शॉर्टर लाइफ होती है क्योंकि एक्सपायरेशन जो है जल्दी हो जाता है इनकी अदर डोजेस फॉर्म से। और इसके बाद ये मोर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर होती हैं, हार्डर टू मेज़र एक्यूरेटली, इनको हम लोग मेज़र सही से नहीं कर पाते हैं। मे हैव स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, इनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स स्पेशल होती हैं बिकॉज ये लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं तो कंटामिनेशन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड सिरप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सिरप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म होता है सिरप। सिरप क्या होता है, ये एक होमोजीनियस क्लियर सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, जिसमें सुक्रोज का कंसंट्रेशन 66.7 ग्राम होता है अकॉर्डिंग टू आईपी। और इसकी प्रिपरेशन का तरीका आपको लिखना है कि कैसे लेते हैं। तो 66.7 ग्राम आपका सिरप लेते हैं, 50 ml वाटर लेते हैं, उनको डिजोल्व करते हैं, स्टिर करते हैं, हीट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद होता है इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, दियर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम। सस्पेंशन के प्रिपरेशन के मेथड बताने हैं, उनकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बतानी है, और उनके मेथड्स टू ओवरकम की कैसे कर सकते हैं ओवरकम, जैसे सर्फेक्टेंट यूज़ कर ली, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें। इसके बाद सेम ऐसे ही इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, दियर स्टेबिलिटी एंड मेथड टू ओवरकम टू द प्रॉब्लम्स। आपकी इमल्शन की जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनके कैसे ओवरकम करेंगे, और प्रिपरेशन क्या है इमल्शन की वो आपको देना है। इसमें बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो सब देना है आपको। इसके बाद है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन एंड एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन की क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली जितने टाइप के होते हैं 4 टाइप या 3 टाइप कह सकते हैं। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, वाटर ऑयल, वाटर ऑयल, वाटर ऑयल, ये सारे आपको क्लासिफिकेशन देने हैं। इसके बाद उसके लिए टेस्ट कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट होता है, डाईमेयर टेस्ट होता है, ये सारे आपको टेस्ट इसमें लिखने हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन डिटेल्स विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक जितनी भी इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की कैसे इवैल्यूएशन करते हैं और डिफाइन सपोजिटरीज। डिटेल नोट ऑन सपोजिटरीज बेसिस। सपोजिटरीज क्या होती हैं और उनके बेसिस में कौन कौन से यूज़ करते हैं बेसिस, उनको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे बट हाँ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। इसके बाद लास्ट यूनिट 5 जो बची है उसमें से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड देयर इवैल्यूएशन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग के जो इंपॉर्टेंट है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपकी बैक बिल्कुल नहीं आएगी, बट एटलीस्ट इतना पढ़ लें। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे बस एक मुझे मैसेज कर दें, आपको जल्दी से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।